गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर मैनपाल और आज हम इस क्लास में प्रमुख पश्चिमी समाजशास्त्री पाश्चात्य जो विचारक हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। ये कक्षा 11 एनसीईआरटी पार्ट 2 और लेसन 4 है, जिसमें प्रमुख जो सामाजिक विचारक हैं या समाजशास्त्र के जो संस्थापक विचारक हैं उनसे संबंधित है और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे, मार्क्स पे, दुर्खाइम पे और मैक्स वेबर पे। तीनों ही महत्वपूर्ण है और तीनों को एक क्लास में समेट पाना बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से आज क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उस सब को समझने का प्रयास हम करेंगे और साथ साथ में इस पे भी चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ हम गलती करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं उस बैकग्राउंड के बारे में जहाँ इन तीनों ने कार्य किया, क्योंकि हम सामाजिक पृष्ठभूमि को नहीं भूल सकते। हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी लैंग्वेज है, हमारी जो भी सोच है, उसके पीछे एक निश्चित इन्वायरमेंट होता है। कल हमने पढ़ा था ना कि इन्वायरमेंट से ही सारी चीज़ें तय होती है। तो जो हमारी ये तीनों विचारक हैं इनको एक निश्चित इन्वायरमेंट मिला था और उसी के अनुरूप इन्होंने कार्य किया था। तो इससे समाजशास्त्र को क्या कहते हैं? क्रांति का युग कहते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर एक एक पे हम चर्चा है वो डिटेल में करेंगे और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आज हम नहीं करवाएंगे। तो इसे क्रांति की युग की संतान कहते हैं। समाजशास्त्र को क्या कहते हैं? क्रांति के युग की संतान। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका विकास हो रहा था, जब ये उद्भव हुआ था, तो इससे पहले लगभग 300 वर्षों तक महत्वपूर्ण चेंज, क्रांति का मतलब क्या होता है? आकस्मिक परिवर्तन हुए थे। तो 19वीं शताब्दी से पहले पश्चिम यूरोप में, नोट करना ये पश्चिम यूरोप, हम सोच लेते हैं कि यूरोप, लेकिन कौन सा यूरोप? पश्चिम यूरोप। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और पढ़ने के बाद भी हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं पश्चिम यूरोप को और यूरोप को याद रख लेते हैं। तो पश्चिम यूरोप में लगभग 300 वर्षों तक 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण क्रांतियां घटित हुई। तो ये 3 क्रांतियां हैं और इन तीनों क्रांतियों ने समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसकी चर्चा हमने पहले ही क्लास में की थी। तो ये 3 क्रांति कौन कौन सी है? एक है ज्ञानोदय क्रांति या वैज्ञानिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, ज्ञानोदय वैज्ञानिक या बौद्धिक क्रांति जो पूरे पश्चिम यूरोप में हुई थी। फिर है फ्रांसीसी क्रांति जो केवल फ्रांस में हुई थी, और औद्योगिक क्रांति। ये 3 क्रांतियां हैं। और इन 3 क्रांतियां ये क्यों घटित हुई? ये सब परिवर्तन के कारण संभव हुआ। किसके कारण? परिवर्तन। मैंने क्या कहा था, इस दुनिया में एक ही नियम है कि परिवर्तन ही शाश्वत है, बाकी कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो इस अध्याय में हम 3 प्रमुख जो विचारक हैं, वेबर, मार्क्स और दुर्खाइम पे वर्णन करेंगे और जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कौन सी है, ये 3 जो क्रांतियां हैं और किस प्रकार का इन्वायरमेंट और किस प्रकार की चेंजिंग हुई थी उन पे अध्ययन करेंगे और उस चेंजिंग से इन तीनों समाजशास्त्रियों ने क्या सीखा पे चर्चा हम करेंगे। दुर्खाइम है जो मानते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक नींव है वो इमानुएल दुर्खाइम के द्वारा या दुर्खाइम के द्वारा लिखी गई थी, और मार्क्स और वेबर भी इसके संस्थापक विचारकों में आते हैं। वैसे कॉम्टे और स्पेंसर ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना एक साइंस के रूप में इन तीनों के द्वारा की गई थी। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि जो समाजशास्त्र का संदर्भ है, समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी वो इन्वायरमेंट कैसा था। कैसा इन्वायरमेंट था? 3 प्रक्रियाओं की हम बात कर चुके हैं। पहला था ज्ञानोदय, प्रबोधन, बौद्धिक या विवेक का युग। इसको बोलते हैं विवेक का युग, तर्क का युग। क्या बोलते हैं? तर्क का युग हम इसको बोलते हैं। और इस तर्क के कारण ही
फ्रांस की क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति आई थी, तो ये उसने नींव तैयार की थी, धरातल तैयार किया था, एज ऑफ रीजन। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो मुख्य रूप से राजनीतिक क्रांति थी, इसने राजनीतिक संप्रभुता का उदय है वो किया, और इंग्लैंड ने बड़े पैमाने पे उत्पादन यानी औद्योगिक क्रांति विकसित हुई, उत्पादन बड़े पैमाने पे हुआ। इस वजह से जो एक हजारों सालों तक ग्रामीण समाज था, धार्मिक समाज था, इससे धर्म का स्थान तर्क ने ले लिया, इससे ग्रामीण और जटिल जो कुटीर उद्योग थे उनका स्थान उद्योगों ने और नगरों ने ले लिया। तो इस प्रकार से धर्म, ज्ञानोदय काल में धर्म का स्थान किसने ले लिया? विवेकपूर्ण तरीके से। जो काम्टे ने 3 बताए थे ना, धार्मिक युग, तात्विक और तीसरा बताया था वैज्ञानिक युग, प्रत्यक्षवाद। इसी प्रकार से मॉर्गन ने जंगली, बर्बर और सभ्य। तो ये जो धर्म ज्ञानोदय काल था, ये कहीं ना कहीं जो जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्था की शुरुआत थी। तो इसमें क्या है कि लोगों को ज्ञान का पात्र, यानी लोग है वो ज्ञान उनसे उत्पन्न हो रहा था, वो तर्क के जरिए चीजों को सोच रहे थे, तो इससे विवेकशीलता आई। और जो लोग विवेकशील नहीं थे उनको बर्बर या आदि मानव कहा गया। क्या कहा गया? तो इस युग की सबसे बड़ी देन है कि मान लिया गया कि व्यक्ति ज्ञान का पात्र है, उसने धर्म का जो चोला था वो त्याग दिया था और तर्क का स्थान ले लिया था। दूसरी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे बल दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे बल दिया था, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया था जहां पे लोग समानता पर आधारित अपनी बात कह सकते हैं। उससे पहले सुकरात ने ये बात कहने की कोशिश की, उसको जहर देकर मार दिया गया। कोपरनिकस ने ये कहने की बात की, उसको जहर देकर मार दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आए कि लोग अपनी बात है वो रख सकते थे, समानता और उनको स्वतंत्रता थी कोई भी बात रखने की, और जो विशेषाधिकार थे उन पे क्वेश्चन उठाए, और सर्फ यानी मजदूर और कृषि दास से लोगों को मुक्ति दिलाई, और राष्ट्र राज्य की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया। और जो तीसरी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई थी, उसने बड़े नगरों का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ, कुटीर उद्योग थे उनका स्थान उद्योगों ने ले लिया, हाथों की बजाय जड़ शक्ति के प्रयोग से उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, गांव से लोग नगरों में आकर, उद्योगों में आकर रहने लगे। इससे नई सामाजिक व्यवस्था का उद्भव हुआ, और इन सब परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की, और इसके बाद में 1838 के अंदर एक नींव रखी थी, और उसको पोषित करने का काम मार्क्स ने, दुर्खिम ने और मैक्स वेबर ने किया। इनको हम संस्थापक विचारक जानते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में पहले जो समाज था वो क्या था? पूर्व औद्योगिक समाज था। तो मार्क्स का जो विचार है ना, वो औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न हुआ। वेबर है वो भी औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं, और जो दुर्खाइम है वो भी आधुनिक समाजों की, औद्योगिक समाजों की बात कर रहे हैं। तो इनके पीछे समझाने का एनसीईआरटी का इतना ही उद्देश्य है कि कोई भी जो विचारक होता है वो अपने समय की देन होता है, तो उस समय को समझना जरूरी होता है, उन परिस्थितियों को जानना जरूरी होता है। परिस्थितियों के आधार पे ही हम थिंकर्स को समझ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स से, और आज हम इस क्लास में जो इनकी कॉन्सेप्ट है उनको समझने का प्रयास करेंगे, और जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। यही एनसीईआरटी का एक उद्देश्य है। और इन तीनों थिंकर्स पे मैं डिटेल के अंदर क्लासें बना चुका हूं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक कमेंट में दे दूंगा। लेकिन यहां जरूरी है कि उनके कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे उनको हम समझें। जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें। मैं इस क्लास के अंत में उनका आंसर देने का प्रयास है वो करूंगा। तो मार्क्स है वो एक राजनीति शास्त्री भी है, अर्थशास्त्री भी है, समाजशास्त्री भी है, कुल मिला के एक सामाजिक चिंतक है। इनका जन्म 5 मई 1818 को
5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। लेकिन ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, इस वजह से इनको बहुत से देशों से निकाला गया। सबसे पहले जब 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की थी तो इनको जर्मनी से, जो इनका देश था, उनको निकाल दिया गया, जर्मनी से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने ऑस्ट्रिया में अपना निवास किया, वहाँ से निकाल दिया गया। फिर ये फ्रांस में गए, फ्रांस से भी इनको निकाल दिया गया। अंत में ये ब्रिटेन में गए और वहाँ इन्होंने अपना कार्य है वो किया। तो इनका ज़्यादातर समय कहाँ गुजरा? ब्रिटेन में गुजरा। तो ये इनका क्रम है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य है वो किया। तो ये इनकी जो पहचान है, इनको कहते हैं मजदूरों का मसीहा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। और दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति की चर्चा की गई है तो वो मार्क्स है। या तो इनको गालियाँ निकाली गई है या फिर इनकी प्रशंसा की गई है। भारत में भी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में माओवाद है, भारत में नक्सलवाद है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मार्क्स की विचारधारा कार्य कर रही है। तो ये दुनिया के सबसे विवादास्पद व्यक्ति माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मजदूर थे, मजदूरों का मसीहा इनको क्यों कहा जाता है? कि जो मजदूर थे, जो शोषक वर्ग थे, तो दुनिया से अत्याचारों को, शोषण को खत्म करने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद जिसे साम्यवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है कि पैरवी की। तो प्रश्न आ जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक कौन है? मार्क्स है। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन पूंजीवाद के विरोध और साम्यवाद को स्थापित करने में जाया कर दिया, खपा दिया। तो क्या किया? पूंजीवाद के विरोध में। और पूंजीवाद किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति की देन है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो परिस्थितियां थी ना, औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये एक परिस्थितियां थी और इन्हीं के संदर्भ में इन्होंने यह अध्ययन किया है। मार्क्स के अनुसार कि दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक और एक शोषित। एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वह होता है जो शोषण करता है। और शोषण कौन करता है? जिसका भौतिक और आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होता है। भौतिक और आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होता है, वो शोषक वर्ग होता है। और शोषित वर्ग वह होता है जिनका संसाधनों पे अधिकार नहीं होता है। आज भी हम देखेंगे गांव में, नगरों के अंदर जिनका संसाधनों पर अधिकार होते हैं वो कुछ भी नहीं करते, फिर भी ऐश की जिंदगी जीते हैं। और जो शोषित वर्ग है वही क्या है? शोषण का शिकार बनता है। तो ये दो वर्ग है वो हमेशा रहे हैं। और इसकी व्याख्या की दुनिया के अंदर दो वर्ग हमेशा कैसे रहे हैं? आज भी थे, कल भी थे और हजारों साल पहले भी थे। तो ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसके लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। ये आर्थिक या भौतिकवादी माने जाते हैं और इतिहास की इन्होंने भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। कैसे की है इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? अलगाव का सिद्धांत क्या है? अधिसंरचना और अधोसंरचना क्या है? इन सब पे हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को। ये कहते हैं कि इतिहास का निर्माण भौतिक चीजों से होता है। जिन पे भौतिक संसाधनों पे अधिकार होता है वही लोग इतिहास को बनाते हैं, वही लोग इतिहास को बनाते हैं। इससे पहले हिगल ने कहा था कि विचारों से भौतिक परिवर्तन आता है, लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन से विचारों में परिवर्तन आता है। इसलिए ये द्वंद्वात्मक पद्धति है वाद, प्रतिवाद और संवाद की। वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो स्थिति है द्वंद्वात्मक, ये इन्होंने ग्रहण की थी हिगल से। और हिगल ने इसको विचारों पे
रखा था कि पहले कोई विचार आता है, फिर उसके विरोध में दूसरा विचार आता है, दोनों के बीच में झगड़ा चलता है, फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है दोनों से मिलकर, जिसमें वाद और प्रतिवाद का मिश्रण होता है, उससे क्या बनता है? संवाद। इसे द्वंद्वात्मक कहा है, विचारात्मक द्वंद्वात्मक कहा है। तो ये हिगल ने कहा था कि विचारों से ही परिवर्तन आता है, वाद और प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया विचारों के कारण उत्पन्न होती है। और तो इन्होंने, मार्क्स ने क्या किया कि इनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसको तो ग्रहण किया, लेकिन कहा ऐसा नहीं है, भौतिक संसाधनों के कारण वाद प्रतिवाद और एक पहले कोई भौतिक स्थिति होती है, उत्पादन प्रक्रिया होती है, उसके विपरीत में दूसरी उत्पादन प्रक्रिया आती है, दोनों के बीच क्या होता है? संघर्ष होता है और एक प्रक्रिया बनती है जिसे संवाद कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हिगल क्या थे? पैरों के बल, मैंने इनको खड़ा कर दिया, ये किसके बल खड़े थे? सिर के बल खड़े थे। यानी ये उल्टा बता रहे थे कि विचारों से परिवर्तन आता है, लेकिन मार्क्स ने कहा कि विचारों से परिवर्तन नहीं आता, भौतिक चीजों से परिवर्तन आता है। आर्थिक संसाधनों में जब चेंजिंग आती है तब समाज में चेंज आता है। इसलिए कहा कि हिगल सिर के बल पे खड़े थे, मैंने उनको पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो हम इनकी भौतिकवादी व्याख्या को समझ लेते हैं, जिसमें इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर बीपीएससी के लिए, DSSS के लिए, झारखंड के लिए क्लास लगाइए। देखो समाजशास्त्र की क्लास है, वो सब एग्जाम के लिए एक जैसी होती है, सिलेबस में कोई 5-10% अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैं करवा रहा हूँ वो केवल बीपीएससी में ही आएगा, वो केवल +1-2 में आएगा, पीजीटी में आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सब में आएगा। तो ये क्लासें सभी के लिए है और एनसीईआरटी नींव है। ये क्या है? एनसीईआरटी समाजशास्त्र का स्टूडेंट है उसके लिए नींव का कार्य करती है, और जिसका नींव मजबूत होगी, आधार मजबूत होगा, वो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग इस पे खड़ी कर सकता है। लेकिन आप लोग ज्यादातर क्या चाहते हो कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करें, यानी आप जड़ें मजबूत नहीं करना चाहते, आप चाहते हो केवल फसल काट ले, शॉर्टकट अपना ले। तो ये नहीं होता है। हमें अगर बिल्डिंग बनानी है, उसका आधार नहीं होगा ना, तो वो ज्यादा देर चलेगी नहीं, थोड़े दिन बाद में गिर जाएगी। इसलिए हमेशा आधार को, नींव को मजबूत बनाने का कार्य करो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव हल करो। ऑब्जेक्टिव हल करने बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल नींव से काम नहीं चलता। जब तक बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम इमारत नहीं बनाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन इमारत बनाने के लिए नींव की अवहेलना हम नहीं कर सकते। तो जो मैं करवा रहा हूं वो आपकी नींव है, और अगर ये नींव आपकी मजबूत हो गई, आपको कंसेप्ट अगर अच्छी तरीके से क्लियर हो गए, तो कोई भी एग्जाम हो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक थीम होती है, हम क्या कहें, नींव को क्या कह सकते हैं? थीम होती है एक। जैसे महिलाएं जानती है कि कोई कपड़ा लाता है तो उसका जो बेस होता है वो एक ही होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? अलग अलग डिजाइन होती है। तो ये बेस महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूं मैं, मैकइवर एवं पेज ने किसकी बात कही है? मैकइवर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों की बात कही है। किसकी बात कही है? सामाजिक संबंधों की। तो सामाजिक संबंधों से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? मैकइवर एवं पेज होगा। इसी प्रकार से किंग्सले डेविस ने मानव समाज की बात की है। किसकी? मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी की बात की है। ये इनकी थीम है। तो इस थीम को आपने समझ लिया। इसी प्रकार से मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर की थीम क्या है? सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया, तो ये थीम है। कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो तुक्के लगा के करोगे ना तो भी सही हो जाएंगे, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो तुक्के से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले थीम, नींव मजबूत करना जरूरी है, और फिर ऑब्जेक्टिव साथ साथ आप करते जाइए। तो दोनों ही जरूरी है। केवल आप ऑब्जेक्टिव से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं सकते। यानी हमें कुछ भी पता नहीं है, हम रट्टा लगाएंगे और एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। आजकल ऐसे एग्जाम नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पेपर ऐसे बनते हैं ताकि समझो
जब हमें कुछ नहीं पता है तो हम टीचर बन भी गए तो आगे क्या पढ़ाएंगे फिर। तो इसलिए ये एनसीईआरटी और थीम है और बहुत ही शानदार क्लासें हैं ये, और इसकी वैल्यू मुझे भी बाद में समझ में आ रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई है। जैसे कि आपका एक बीपीएससी में एग्जाम हुआ था, उसमें अभी आया था कि उद्विकास विचारक कौन से हैं, तो उसमें मार्क्स को इन्होंने चक्रीय माना था और उसके लोग कह रहे थे कि सर इसका वो कहाँ मिलेगा हमें, वो एनसीईआरटी मिलेगा। आपके जितने डाउटफुल क्वेश्चन थे ना उन सब के प्रूफ एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी बड़ा इजी लगता है लेकिन है बहुत जबरदस्त। तो पहला इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की बात करी तो उन्होंने कहा इतिहास है वो 4 भागों में विभाजित किया है। इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। एक आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग, ये एक पहले की अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, निजी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। साम्यवाद यानी सब बराबर, कोई उच्चता और निम्नता का भाव नहीं था, आदिम था ये। फिर दूसरी अवस्था आई दास युग की। इसमें जो उत्पादन प्रक्रिया थी, नोट करना यहां उत्पादन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तब समाज में परिवर्तन होता है। मार्क्स की एक ही थीम है, उत्पादन प्रक्रिया बदल गई, समाज में परिवर्तन आ गया। तो इस समय उत्पादन प्रक्रिया क्या थी? आदिम थी, शिकार करके लोग अपना जीवन यापन करते थे। दास युग में धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ और पशुपालन आया। लोग है वो जंगलों में जो शिकार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, वो लोग एक स्थान पे रहकर निवास करने लग गए, एक स्थान पे रहकर निवास करने लगे। यहां पे निजी संपत्ति है वो उभर कर आई। लोगों ने जब एक स्थान पे बसने लग गया तो जिस स्थान पे वो बसने लगे वहां को उसने अपनी निजी संपत्ति मान लिया। तो अब कुछ लोगों के पास निजी संपत्ति थी और कुछ लोगों के पास नहीं थी। कुछ लोगों के पास खेती करने के लिए जमीन, पशुपालन और जो औजार थे जिनसे वो खेती कर सकते थे, और कुछ लोगों के पास ये नहीं थे। जिनके पास थे वो क्या बन गए? स्वामी बन गए, और जिनके पास नहीं थे वो क्या बन गए? दास बन गए। यानी उत्पादन प्रक्रिया में बदलते ही सामाजिक व्यवस्था बदल गई और इस युग को कहा गया दास युग। क्या कहा गया? दास युग। फिर चेंजिंग होती है और सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है। अब जो उत्पादन था वो बहुत बड़े पैमाने पे होने लग गया और जो स्वामी वर्ग था वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। पहले तो वो गांव का एक मालिक ही था, वो अब क्या बन गया? सामंत बन गया, वो राजा बन गया। और धीरे धीरे उसका क्षेत्र और उसका विस्तार होता गया संसाधनों का, और उसने एक बड़े क्षेत्र पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये क्या था? कहा है ना कि मार्क्स ने क्या कहा कि इस दुनिया आज तक के इतिहास में, इतिहास जो कहते हैं ना पहली अवस्था थी, नोट करना चीजें, ये आदिमवाद साम्यवादी युग में तो कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। तो फिर मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा कि आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी हमेशा वर्ग रहे हैं, इसमें तो कोई वर्ग नहीं था। तो ये इतिहास की बात नहीं है, ये प्रागैतिहासिक काल था। क्या था? प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास से पहले की बात थी। तो सामंतवादी युग में 2 वर्ग बन गए, एक राजा या सामंती लोग थे और दूसरी तरफ सामान्य जनता थी। यूरोप के अंदर 3 थे, एक और था विशेषाधिकार वर्ग था जिसको पादरी या पुजारी के तौर पे हम जानते हैं। तो सामान्य जनता का शोषण हुआ, पुजारी वर्ग था और जो शासक वर्ग था इन्होंने शोषण किया। यहां भी शोषण था, दास युग में भी शोषण था। फिर आई पूंजीवादी अवस्था। अब उत्पादन है वो हाथों की बजाय जड़ शक्ति के प्रयोग से होने लग गया। क्या होने लग गया? जड़ शक्ति के प्रयोग से औद्योगिक क्रांति का उद्भव हो चुका था और पूंजीवादी युग आ चुका था। इसे औद्योगिकरण का युग भी कहते हैं। इसमें फिर 2 वर्ग बन गए। जो बड़े बड़े सावंत थे जिनका संसाधनों पर अधिकार थे वो क्या बन गए? पूंजीपति बन गए, और जिनका
संसाधनों पर अधिकार नहीं था, वो क्या बन गए? वो श्रमिक वर्ग बन गए। गांव से आकर नगरों में आ गए, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। एक शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग और एक शोषित वर्ग मजदूर वर्ग, दोनों ही विद्यमान रहे। इसलिए इन्होंने कहा कि आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और ये कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य के कारण पूंजीपति है वो शोषण किसके माध्यम से करते हैं? अतिरिक्त मूल्य के कारण करते हैं। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो इससे क्या है? वर्ग संघर्ष, वर्ग का शोषण होता है। और इससे क्या होता है कि श्रमिकों का कई स्तरों पे अलगाव उत्पन्न हो जाता है। उस उत्पादन प्रक्रिया से क्या हो जाता है? अलगाव उत्पन्न हो जाता है। वो इतना नीरस हो जाता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तभी मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। खोने के लिए सिर्फ पैरों की बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, इनको तोड़ दो और सब कुछ प्राप्त कर लो। ये इनका थीम था। और यही ये जो एक लाइन है उसने ही सारा का सारा चमत्कार किया है। अब है, और यही मार्क्सवाद है, यही। और ये कहते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था आई है, इसके बाद में जो अवस्था आएगी वो क्या है? मार्क्सवाद आएगा। तो इन्होंने पूंजीवादी को ये नहीं कहा कि पूंजीवादों से एक बड़े पैमाने पे गरीबी दूर हुई है, बेरोजगारी दूर हुई है, लेकिन ये कहते हैं कि इससे वर्ग संघर्ष है वो खतरनाक है। तो इनको बुरा नहीं मानना है, एक विकास की, उद्विकास का एक चरण माना है। और अगली अवस्था बताई कि मार्क्सवाद आएगा, पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये इनकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। अब यहां दो शब्दावली आई थी, एक अतिरिक्त पूंजी और एक अलगाव। यहां से भी क्वेश्चन है वो बनते हैं, कुछ बनते हैं अतिरिक्त मूल्य और अलगाव, यहां से प्रश्न बनते हैं। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आप कमेंट अगर कुछ जरूरत है ना तो वो लिखिए। आप आपस में चैटिंग करते हैं तब क्या होता है, आपका ध्यान यहां नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका ध्यान यहां पे नहीं है, आपका ध्यान चैट बॉक्स में है। तो जब भी आप काम करो ना कोई भी, अब कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अरे भाई, किताब आगे लेके आप अगर 24 घंटे भी बैठे रहोगे ना तो भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पूरी एकाग्रता के साथ 1 घंटा भी पढ़ लिया और अगर आप 4 घंटे किताब खोल के बैठे रहे और आपके विचार चलते रहे तो कोई फायदा नहीं है। उस 4 घंटे के बजाय जो 1 घंटा है वो महत्वपूर्ण है। तो जीवन में कोई भी काम करें पूरी एकाग्रता के साथ करें, पूरे डूब जाओ उसमें, कुछ भी याद ना रहे, सब कुछ भूल जाओ, तब आपकी चीजें गहरे अवचेतन में चली जाएगी और जब एग्जाम में बैठोगे तो वो निकल के बाहर आएगी। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तब क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब हम कहते हैं कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। तो कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी पूर्वक पढ़िए, पूरा डूब जाइए उसके अंदर। और यही तो है सूत्र है सफलता का। कुछ ये थोड़ी होता है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा दिमाग होता है, बस इतना होता है कि वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, शायद है ज्ञान है वो ज्यादा हो गया है। इस ज्ञान पे आ जाते हैं वास्तविक ज्ञान पर। तो ये अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य है बाजार मूल्य। एक होता है बाजार मूल्य और एक होता है लागत मूल्य। पूंजीपति और अमीर होते जाते हैं और श्रमिक और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। उद्योगपति होते हैं, जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, छोटे उद्योगपति होते हैं वो और ज्यादा होते जाते हैं। इसको इन्होंने कहा है मार्क्स ने श्रमिक वर्ग का सर्वहाराकरण। एक अवधारणा आती है सर्वहाराकरण। सर्वहाराकरण जैसे ही बड़ा कोई उद्योगपति आता है, अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना
वो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर वो समाप्त क्या होते हैं कि जो छोटे उद्योगपति होते हैं वो धीरे धीरे श्रमिकों में, उनका काम धंधा बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे श्रमिकों में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मध्यम वर्ग है वो भी धीरे धीरे, वैसे मध्यम वर्ग की बात नहीं की मार्क्स ने, मार्क्सवाद की आलोचना की जाती है कि इसने दुनिया में सिर्फ दो वर्ग बताए, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। मध्यम वर्ग की बात नहीं की, मध्यम वर्ग की बात की थी डेरेनडोर्फ ने। किसने की थी? डेरेनडोर्फ ने की थी। सर्वहाराकरण यानी धीरे धीरे जो श्रमिक वर्ग है वो और ज्यादा बड़ा होता जाता है और पूंजीपति वर्ग है वो और ज्यादा छोटा होता जाता है, क्योंकि उसकी पूंजी है वो बड़ी होती जाती है। कैसे होती है वो? अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से। लागत मूल्य, जैसे एक चेयर है, उस चेयर की लागत, अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य माइनस लागत मूल्य। बाजार मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी एक कोई चेयर है मार्केट में 200 रुपए में बेची गई, ये उसका क्या है? बाजार मूल्य। बाजार में उसका मूल्य 200 रुपए। लागत मूल्य क्या होगी? 90 रुपए उसमें रॉ मेटेरियल लगा, जो कच्ची सामग्री है वो लगी, प्लस 30 रुपए उसको बनाने में मजदूर को दिए गए। किसको दिए गए? मजदूर को दिए गए। और कुल कितना हो गया? 120 हो गया ये। अब क्या हो गया? अतिरिक्त मूल्य कितना हो गया? बाजार मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी 80 क्या हो गया? अतिरिक्त मूल्य हो गया। अब ये 80 रुपए एक चेयर पे बचे, उसने हजारों लाखों चेयर बनाई, तो उसके पास धीरे धीरे फिर जो पैसे बचे अतिरिक्त मूल्य, उसने और ज्यादा फैक्ट्री लगाई, फिर उसका और ज्यादा उत्पादन हुआ, उसका और ज्यादा अतिरिक्त मूल्य हुआ। इस प्रकार से पूंजीपति और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और श्रमिकों का और ज्यादा शोषण होता है। मार्क्स कहते हैं कि 200 रुपये बाजार मूल्य है, लागत मूल्य उसकी मटेरियल में लगी उसकी 90 रुपये, तो 110 रुपये है वो किसको मिलने चाहिए? मजदूर को मिलने चाहिए। जो मुनाफा है वो किसके हक में जाना चाहिए? मजदूर के हक में जाना चाहिए, कि मजदूर ने मेहनत की है, लेकिन ये पूंजीपति के हाथ में जाता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य हो गया। और अलगाव क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से सिलेक्शन नहीं होता है, तब हमारा क्या हो जाता है? मोह भंग हो जाता है, अलगाव हो जाता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है। इसी प्रकार से मजदूर दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको 30 रुपये ही मिलने हैं। इससे व्यक्ति की जो सृजनात्मकता होती है वो समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे वो क्या होता है? अलग थलग पड़ जाता है, उसको उत्पादन प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं होता है। इससे पहले क्या थे? पूर्व औद्योगिक व्यवस्था, पहले के जो उद्योग थे उसमें जब एक व्यक्ति चेयर बनाता है तो वो अपनी उसमें सृजनात्मकता लगाता है और वो कहता है कि अच्छा अगर मैं काम करूंगा तो मुझे उस चेयर का अच्छा मूल्य मिलेगा, इसलिए वो उसमें पूरा का पूरा लगाता है। और वो कहीं जाता है तो एक मजदूर कहता है कि ये मकान मैंने बनाया है, ये चेयर मैंने बनाई है, उसका उसके साथ लगाव होता है। लेकिन लगाव क्या होता है? क्योंकि वो उसको हाथ से बनाता है, उसका अधिक परिश्रम करता है तो अधिक मूल्य उसको मिलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था में उसका कोई मोल नहीं होता है, सामूहिकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वो अकेला व्यक्ति है वो अकेला हो जाता है और अपने आप को अलग थलग पाता है। पहले वो किससे होता है? पहले वो उत्पादन प्रक्रिया से अलग हो जाता है। किससे हो जाता है? उत्पादन प्रक्रिया से, उत्पादन जो सिस्टम व्यवस्था है उससे अलग हो जाता है, फिर उत्पादन प्रक्रिया से उसका अलगाव हो जाता है, फिर सहकर्मियों से अलगाव हो जाता है, फिर वो एक मशीन की भांति, यंत्र की भांति कार्य करता है, उसका इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, अंत में उसका अपने आप से अलगाव हो जाता है और फिर वो उस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जब व्यक्ति के पास खोने के लिए वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, तब उसको आभास होता है। ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, इसको मैं बाद में लूंगा। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है, तो ये क्या कहते हैं कि वर्ग है
वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया में एक जैसे पद, उद्योगपति है तो उद्योगपति हो गए, श्रमिक है तो श्रमिक हो गए, श्रमिक है तो श्रमिक हो गए, इसे क्या कहते हैं? एक वर्ग कहते हैं। श्रमिक क्या है? एक वर्ग है। तो अलगाव से क्या होता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ये वर्ग है। ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष ऐसे ही नहीं होता है। वर्ग संघर्ष ये नहीं है कि उस पर अत्याचार हो रहा है, उसमें धीरे धीरे क्या आती है? चेतना आती है। क्या आती है? वर्ग चेतना। क्या आती है? वर्ग चेतना। वर्ग चेतना भी में इस वर्ग का और हम सभी का शोषण किया जा रहा है। तो पहले तो वो क्या था? अपने आप में वर्ग था। नोट करना, अपने आप में वर्ग था, कोई दिक्कत नहीं थी, शोषण हो रहा था, चल रहा था। लेकिन जब वर्ग चेतना आ जाती है तो वो एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर संघर्ष करते हैं और पूंजीपतियों को मारकर उनकी संपत्ति पे सामूहिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं उत्पादन प्रणाली को। देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और सब एनसीईआरटी में दिया गया है और यूपीएससी से भी एग्जाम यहीं से पूछे जाते हैं। फिर वो क्या है? अपने लिए वर्ग बन जाता है। पहले अपने आप में वर्ग होता है, फिर क्या बन जाता है? अपने लिए वर्ग बन जाता है, यानी वो सब उनमें वर्ग चेतना आ जाती है। इन सबको डिटेल से मैंने एक अलग क्लास लगा रखी है और मार्क्स तो ऐसे हैं जिन पे अगर 10 क्लास भी लगाएं तो भी कम पड़ेगी। उत्पादन प्रणाली देखना, यहां से प्रश्न है वो बनते हैं। उत्पादन प्रणाली क्या है? प्रणाली उत्पादन करने के तरीके, उत्पादन करने के तरीके। पहले शिकार प्राथमिक उत्पादन प्रणाली थी, फिर खेती, फिर उद्योग, इस प्रकार से होता है। तो इसकी इन्होंने तुलना की है, किससे? इमारतों से की है। उत्पादन की व्यवस्था की तुलना इमारत से की है। किससे की है? इमारत से की है कि पहले नींव होती है, यानी पहले प्राथमिक कार्य होता है, फिर पहली मंजिल बनती है, फिर दूसरी मंजिल बनती है। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि पहले जो प्राथमिक कार्य थे, शिकार था, खेती था, ये थे। फिर द्वितीयक कार्य होते हैं, उद्योग स्थापित होते हैं। फिर तृतीयक कार्य होते हैं, यानी सेवा क्षेत्र का विकास होता है। तो इसमें कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। उत्पादन प्रणाली किससे मिलकर बनती है? एक उत्पादन शक्ति और एक दूसरा है उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध। उत्पादन शक्ति क्या है? उत्पादन शक्ति उत्पादन के साधन है। उत्पादन शक्ति, शक्ति ही इस दुनिया में सर्वप्रथम है। ऊर्जा, शक्ति के बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हमें जरा भी शक्ति नहीं बचेगी तो हम खाना भी नहीं खा सकते। तो ये कहते हैं उत्पादन शक्तियों से, यानी जो उत्पादन के साधन है, जैसे भूमि है, श्रमिक है, ऊर्जा के स्रोत है, बिजली है या सौर ऊर्जा है, जो भी है, वो सब क्या है? उत्पादन शक्तियां हैं। और ये उत्पादन जो शक्तियां हैं, जैसे भूमि और श्रमिक, भूमि पे फसल उत्पादन किया जाता है और ये फसल उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक के द्वारा किया जाता है। ये भूमि किसकी है? भूमि मालिक की है, भूमिपति की है। और काम कौन करता है? भूमिहीन श्रमिक करता है। तो ये क्या कहते हैं कि इस प्रकार से उत्पादन संबंध विकसित होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादन संबंध विकसित होते हैं, यानी आर्थिक संसाधन, आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध क्या हो गया कि ये भूमिपति है और ये भूमिहीन श्रमिक है, इससे ही उत्पादन संबंध विकसित होते हैं। तो एक मजदूर और एक मालिक का संबंध विकसित हो गया, एक किसान और एक मजदूर का संबंध विकसित हो गया। इसी प्रकार से संसाधनों पे, उद्योगों पे किसका अधिकार है? पूंजीपतियों का है। और वहां पे काम कौन करते हैं? श्रमिक। तो श्रमिक और पूंजीपति का संबंध हो गए। इन संबंधों को क्या कहते हैं? उत्पादन संबंध कहते हैं। या इसको हम संपत्ति संबंध भी शामिल कर सकते हैं कि संपत्ति पे अधिकार किसका है और संपत्ति पे अधिकार किसका नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध, और इनसे उत्पादन प्रणाली बनती है। यहां से क्वेश्चन है वो बनते हैं। अब क्या होता है?
एक और है अधोसंरचना और अधिसंरचना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के अंदर उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भारत के अंदर आधार संरचना, इसको क्या कह सकते हैं, आधार संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक उद्योग लगाना है तो उसके लिए बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था चाहिए, आदि का चाहिए। तो ये क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये सारी सुविधाएं अच्छी होगी, कच्चा माल भी होगा, तो उद्योग बहुत काम करेंगे। अगर नहीं होगी तो वहां पे नहीं होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, भौतिक व्यवस्था है। क्या है, भौतिक व्यवस्था है। इसे मार्क्स ने अधोसंरचना कहा है। इनके अनुसार क्या होता है कि जो समाज धरातल है, जो आर्थिक व्यवस्था है, ये क्या है, भौतिक यानी आर्थिक व्यवस्था है। ये महत्वपूर्ण है। अधोसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आती है, हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी जो धार्मिक विचार हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो अधोसंरचना पे डिपेंड करते हैं। उद्योग स्थापित होंगे या नहीं होंगे, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी वो किसके आधार पे तय होता है, मार्क्स के अनुसार वो अधोसंरचना पर होता है, यानी जो आर्थिक व्यवस्था है उससे निर्धारित होता है। इसलिए मार्क्स ने धर्म को क्या कहा, अफीम कहा। क्या कहा, धर्म अफीम है। क्योंकि धर्म के कारण लोग अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं, वो किसमें, अधिसंरचना में, सुपर स्ट्रक्चर में उलझ जाते हैं। इस वजह से उनका शोषण होता है। पूंजीपति होता है, जो शोषक वर्ग होता है, वो क्या करता है, शासक वर्ग अपने हिसाब से धर्म के नियम बनाता है, अपने हिसाब से सामाजिक नियमों को तय करता है, यानी अपने हिसाब से अधिसंरचना का निर्माण करता है। धर्म, कानून, साहित्य, विश्वास, इनका निर्माण करता है। आज बेईमानी के जरिए भारत के बहुत सारे उद्योगपति हैं, उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ ली है। सारे नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अब क्या करता है कि लोग कहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया है। एक गरीब आदमी कहता है कि इसकी मेरी जमीन थी, इसने पे जबरदस्ती इसने कब्जा किया है। लेकिन कानून क्या बना दिया कि सरकार चाहे तो किसी की जमीन को किसी को भी सौंप सकती है। तो क्या करती है सरकारें, क्या करती है कि लोगों की जमीन लेकर, कम कीमत पे लेकर उद्योगपतियों को बेचती है। तो ये क्या हो गया, उनका शोषण हो गया। और वो विरोध नहीं कर सकते। ये विरोध करना क्या है, कानून के खिलाफ गलत है। और ये सब किसने तय किया, जिनके पास शक्ति है, आर्थिक संसाधन है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि अधोसंरचना से अधिसंरचना का निर्माण होता है। भौतिक स्थिति है, वो विचारों को आकार देते हैं, और शोषण आधारित अर्थव्यवस्था है वो बदल जाती है। और मार्क्स कहते हैं इस शोषण आधारित अर्थव्यवस्था को ही बदलना है, और इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधोसंरचना को बदलना पड़ेगा। अधोसंरचना को बदलने के लिए अधिसंरचना को बदलना आवश्यक है। सॉरी, ये विपरीत है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यानी अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रक्रिया है, उसको बदलना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्था भी क्या चल रही है, पूंजीवाद चल रहा है। पूंजीवाद को बदलना पड़ेगा, और क्या स्थापित करना पड़ेगा, क्या स्थापित करना पड़ेगा, समाजवाद लाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या हो जाएगा, पूंजीवाद से समाजवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजीवाद से समाजवाद हो जाएगा, और फिर सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा। और इसके लिए कहते हैं कि वर्ग संघर्ष करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, वर्ग संघर्ष करना जरूरी है। ऐसे ही पूंजीपति अपनी संपत्ति का त्याग नहीं करेंगे, जबरदस्ती हिंसा का सहारा लेकर उनसे संपत्ति को छुड़वाना पड़ेगा। तो वर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो जो वर्ग है वो किससे बनता है, उत्पादन प्रक्रिया में जिनका एक जैसा स्थान होता है,
वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अगर मालिक है तो वो पूंजीपति बन गए, और जो मालिक नहीं है वो श्रमिक वर्ग में शामिल हो गए। यानी इनके क्या होते हैं, एक वर्ग के एक जैसे हित होते हैं, एक वर्ग के एक जैसे हित होते हैं, एक जैसे उद्देश्य होते हैं। जैसे पूंजीपति व्यवस्था है वो पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, और श्रमिक वर्ग है वो श्रमिकों के लिए कार्य करती है। उनके उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक वर्ग का क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, वेतन मिले, तो उससे उनको लाभ होगा। और पूंजीपति व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, हित क्या है, कि कम से कम वेतन दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो ये है, तो ये क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से अलग वर्ग है वो बन जाते हैं। और जैसे ही उत्पादन तकनीकों में, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन लाना है तो वर्ग संघर्ष भी बढ़ जाता है। और इसी वर्ग संघर्ष की अवधारणा के प्रतिपादक हैं मार्क्स, और ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के जरिए ही सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो दुनिया भर के साम्यवादियों के लिए बाइबिल मानी जाती है, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन है, इसका एक समिति है। इसने कहा था कि आप ये बनाइए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये तैयार किया और कहा कि प्रत्येक समाज में, प्रत्येक विद्वान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और वो इसी में कहते हैं कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार है वो पड़ा है। और ये कहते हैं कि जिनका संसाधनों पे अधिकार होता है वो बुर्जुआ वर्ग होता है, और जिनका संसाधनों पे अधिकार नहीं होता है वो सर्वहारा वर्ग होता है। और जब धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग की संख्या बढ़ती है तो इसको बोलते हैं सर्वहाराकरण बोलते हैं। और इनके पास बेचने के लिए कोई संसाधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना श्रम है, अपना मेहनत है, अपना परिश्रम है। और ये कहते हैं कि अब इतना कुछ होते हुए भी, जो मैंने बताई थी कि वर्ग संघर्ष के लिए केवल एक दूसरे का विरोधी होना जरूरी नहीं है, बल्कि वर्ग हित और वर्ग के प्रति जागरूकता यानी वर्ग चेतना जरूरी है। और इस वर्ग चेतना से ही क्रांति का जन्म होगा, और क्रांति से ही पूंजीवाद का अंत होगा, और नई सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा, जिसे साम्यवादी या समाजवाद का नाम है वो दिया गया है। तो ये मार्क्स थे, लेकिन जो मार्क्स की मूल थीम थी वो आज तक दुनिया में सफल नहीं हो पाई है। फिर उन्होंने कहा कि पूंजीपति के खिलाफ श्रमिक वर्ग है वो एक हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ समय के लिए जो श्रमिकों के जो लीडर है ना, नेता, इसको उन्होंने संक्रमणकालीन अवस्था कहा है। तो वो उनका नेता है वो सब मजदूरों को इकट्ठा करेंगे और पूंजीपतियों की संपत्ति को छीन लेंगे और आपस में फिर बांट देंगे, और एक वर्ग विहीन, जहां कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग होते ही शोषक और शोषित की अवधारणा आ जाती है, और राज्य विहीन समाज का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो ये मार्क्स के बारे में चर्चा थी। और अब हम बात करते हैं इमाइल दुर्खिम के बारे में। किसके बारे में? इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के वास्तविक संस्थापक या इनकी नींव को मजबूत करने का कार्य है वो किया था। जिस चित्र का सपना या खाका कॉम्टे ने तैयार किया था, उसमें रंग भरने का कार्य इमाइल दुर्खिम के द्वारा है वो किया गया है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, जहां पर कॉम्टे का जन्म होता है, जहां पे साइमन का जन्म होता है, वहीं फ्रांस के अंदर इमाइल दुर्खिम का फर्क होता है। क्योंकि एक देश में जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन नेशनल मंडेला से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है।
नहीं है। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रभाव रहता ही है। प्रत्येक विचारक अपने पूर्ववर्ती विचारकों के कंधों पर खड़ा होकर आगे चलता है। कोई कहता है ना कि विकास कैसे होता है, तो विकास हमेशा कर्मिक होता है, एक निश्चित गति होती है, पहले को हम नकार नहीं सकते, अब फिर हम और ज्यादा उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार सुधार का कार्य है वो इमाइल दुर्खिम ने किया और एक समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप देने का कार्य है इन्होंने किया। इनका जो शिक्षा है वो ये यहूदी थे, लेकिन अपने आप को ये नास्तिक मानते थे। रेबिनिकल यहूदी विद्यालय है, इनमें इनकी एजुकेशन हुई थी और इन्होंने नैतिकता पे, नैतिक संहिताओं पे अत्यधिक बल दिया। और दुर्खिम के अनुसार समाज एक सामाजिक तथ्य है। क्या है? समाज एक सामाजिक तथ्य है और इसका अस्तित्व है नैतिक समुदाय के रूप में है। नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से अधिक है, यानी समाज है वो व्यक्ति से ऊपर है, अधिव्यक्तिक संरचना है समाज, यानी व्यक्ति उसका एक केवल अंग है संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का। और व्यक्तियों को बांधे रखने का काम कौन करता है? नैतिक मूल्य है वो करते हैं। इसे इन्होंने क्या कहा है? सामाजिकता या सामूहिकता की सामूहिकता, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात इन्होंने कही है। सामूहिक प्रतिनिधित्व है, सामूहिक प्रतिनिधान, यानी व्यक्ति कुछ नहीं है, सब सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। और ये जो नैतिक संहिताएं हैं ये समाज को बांधे रखती है और सामाजिक तथ्य के आधार पर इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन और वर्गीकरण किया जा सकता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ऐसा दुर्खिम का मानना है। और इनकी परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र की कई परिभाषाएं हैं। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और ये कहते हैं कि नैतिक संहिताएं हैं वो सामाजिक परिस्थितियों की उत्पत्ति संभव है। नैतिक संहिताओं से ही सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण है वो होता है। और इसके आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक और प्राकृतिक विज्ञान के समान माना। प्राकृतिक और वैज्ञानिक विज्ञान के समान बनाया किसने? दुर्खिम ने। तो दुर्खिम को श्रेय जाता है कि इन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विज्ञानों के समकक्ष खड़ा किया। तो समाजशास्त्र की इन्होंने दो मुख्य विशेषताएं बताई है। कितनी मुख्य विशेषताएं बताई है? दो मुख्य विशेषताएं बताई है। एक बताइए इन्होंने कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक तथ्य है। क्या है? सामाजिक तथ्य है। और दूसरी विशेषता बताई है कि जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही समाजशास्त्र का अध्ययन है वो हो सकता है। इसके लिए इन्होंने कहा कि अनुभविक अध्ययन होनी चाहिए। अनुभविक यानी जिसको अनुभव के जरिए सिद्ध किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने सामाजिक तथ्य को एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है। तो दो विशेषताएं होगी। एक सामाजिक तथ्य है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों को समाजशास्त्र से अलग करते हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही अनुभविक अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा का प्रयोग है वो किया है। अब है कि सामाजिक तथ्य क्या है, इसको समझने से पहले दुर्खिम की जो थीम है उसको समझ लेते हैं। इनका जो शोध का विषय था, जो इन्होंने पीएचडी की थी, इनकी जो पहली पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये उनकी पहली पुस्तक थी जो 1893 में प्रकाशित हुई थी। ये इनका शोध का विषय था और इसे श्रम विभाजन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक के अंदर समाजों का जो वर्गीकरण है, समाजों का वर्गीकरण किसके आधार पे किया? सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पे किया। इसमें समाज क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इनकी पहली पुस्तक क्या थी 1893 में? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी।
इसमें इन्होंने समाज के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। समाजों में कितने प्रकार की एकता बताई थी? 2 प्रकार की एकता बताई थी, यांत्रिक एकता और सामयिक एकता। तो उनका जो समाजों का वर्गीकरण है, 2 प्रकार के समाज बताए थे, इन्होंने एकता के आधार पर बताए थे कि सामाजिक एकता की प्रकृति कैसी है। इसके आधार पर इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे, या 2 प्रकार की एकता इन्होंने बताई थी। एक है यांत्रिक एकता, यांत्रिक एकता है सरल और जो प्राचीन समाज थे उनमें थी मशीनिकल, यंत्र की भांति। यंत्र तो जानते ही हम, जैसे ही हम पंखा चलाना होता है तो हम उसको बटन को दबाते हैं तो क्या होता है कि वो यंत्र की भांति तुरंत चलने लगता है, वो सोचता विचारता कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में व्यक्ति भी सामाजिक जो नियम थे, धर्म थे, उनके अनुसार ऑटोमेटिक चलता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं जाते हैं तो जैसे ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हमें धार्मिक स्थान दिखाई देता है, अगर हम गाड़ी पे होते हैं तो हम हॉर्न बजाते हैं या हम झुक जाते हैं। हम सोचते नहीं है कि क्यों झुक रहे हैं, सिर्फ यंत्र की भांति कि जैसे ही बटन दबाया पंखा चल पड़ा, जैसे ही मंदिर मस्जिद आया हम झुक गए। तो ये प्राचीन समाजों की विशेषता है, सरल समाजों की विशेषता है। इसमें श्रम विभाजन है वो केवल आयु और लिंग के आधार पे ही होता था, यानी श्रम विभाजन बहुत कम होता था। एक बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ क्लास को पसंद है, वो किया जा रहा है। बाकी एक टीचर के लिए मोटिवेशन होना ज़रूरी है और सबके लिए मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो व्यक्ति एवं समाज गहरे रूप से जुड़े हुए हैं इसमें, किसमें? यांत्रिक समाजों के समय। यांत्रिक जो एकता होती है उसमें व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से गहरे से जुड़े होते हैं। व्यक्ति ही समाज है और समाज ही व्यक्ति है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और कोई अगर अनैतिक कार्य करता है, कोई व्यक्ति के विरुद्ध कार्य किया करता है तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं माना जाता है, संपूर्ण समाज के खिलाफ माना जाता है। इसलिए जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उनमें कानून है वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, दमनकारी होते हैं। क्या होते हैं? दमनकारी होते हैं, क्षतिपूर्ति वाले नहीं होते हैं, प्रतिशोध वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिशोध। प्रतिशोध एक होता है प्रतिरोध और एक होता है सुधार, क्षतिपूर्ति। तो इसमें कानून होते हैं वो क्या होते हैं? दमनकारी होते हैं, प्रतिशोध वाले होते हैं। इसमें समाज है वो एक स्वावलंबी इकाई की तरह कार्य करता है, निर्भरता बहुत कम होती है। एक गांव होता है वो सभी चीजों प्रकार का A to Z वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, उन्हें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। दूसरा है सामयिक एकता वाले समाज। इन समाजों में अत्यधिक परस्पर निर्भरता होती है, ये अन्योन्य आश्रित होते हैं। कई बार शब्दावली का प्रयोग कर लिया जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं तब, अन्योन्य आश्रित यानी एक दूसरे पे आश्रित होना। ये आधुनिक समाजों की विशेषता है। जो जटिल समाज हैं, अधिक जनसंख्या वाले हैं, अधिक जनसंख्या वाले हैं, और इसमें अत्यधिक निर्भरता पाई जाती है। सहयोग द्वितीयक श्रेणी का होता है, हमने पढ़ा था ना, सहयोग, प्राथमिक सहयोग जो डायरेक्ट किया जाता है और इनडायरेक्ट जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सहयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सहयोग बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि एक घर में अगर कोई कुटीर उद्योग चला रहा है तो सभी लोग मिलकर उस कुटीर उद्योग को चलाते हैं और सभी प्रकार के कार्य है व्यक्ति वो कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक साइकिल बनानी है तो आधुनिक समय में साइकिल को अलग अलग लोग बना रहे हैं, अलग अलग लोग बना रहे हैं। जैसे प्राचीन समय में जो हमारे डॉक्टर थे वो क्या थे? ऑलराउंडर टाइप के थे, वो विशिष्ट नहीं थे, वो सब कार्य कर लेते थे। तो इसमें जो सेकेंडरी प्रकार का होता है, यानी साइकिल बनाते हैं तो उसकी चेन, पेडल, सब टायर अलग अलग लोग बनाते हैं, एक दूसरे को लोग जानते नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पेडल नहीं बनाएगा तो चेन कोई काम की नहीं है। तो इस प्रकार के सहयोग को द्वितीयक सहयोग कहते हैं। और सामयिक अर्थ होता है शरीर की भांति। इसमें कानून होते हैं वो क्या होते हैं? क्षतिपूर्ति वाले होते हैं। क्या होते हैं? क्षतिपूर्ति। अगर नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई कर दो। इसमें संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? अवैयक्तिक होते हैं।
व्यक्ति वो होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, इसमें नहीं जानता है। साइकिल का पेडल जो बनाता है वो चेन बनाने वाले को नहीं जानता है। और क्या होता है कि इसमें जो विशिष्टीकरण बढ़ता जाता है, क्या है विशिष्टीकरण, कार्यों का विशिष्टीकरण बढ़ता जाता है। पहले मैंने क्या कहा, डॉक्टर था वो सारे रोग देखता था, वो कान भी चेक कर लेता था, आंख भी चेक कर लेता था, हड्डी भी चेक कर लेता था, यानी फिजिशियन टाइप का था। अब क्या करते हैं, विशिष्टीकरण बढ़ रहा है। पहले जो गुरुकुल में पढ़ाते थे वो सब सब्जेक्ट पढ़ा लेते थे, लेकिन अब समाजशास्त्र वाला केवल समाजशास्त्र पढ़ा रहा है, इतिहास वाला केवल इतिहास पढ़ा रहा है, आंखों का डॉक्टर केवल आंखें चेक कर रहा है, हड्डियों वाला केवल हड्डियां चेक कर रहा है, यानी विशिष्टीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। अब है इनकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक तथ्य। ये अवधारणा इन्होंने किस पुस्तक में दी थी, ये तो इन्होंने बताया था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंदर। ये अवधारणा इन्होंने दी थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। और ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी और समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। सामाजिक तथ्य क्या है, इसकी डेफिनेशन को बड़ा ध्यान से समझना। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, यानी जो भी हम कार्य करते हैं कैसे कार्य करते हैं, कार्य करने का जो तरीका है हमारा, सोचने, हम क्या सोचते हैं, हमारे अनुभव करने के तरीके हैं, यानी जो हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, अनुभव करते हैं, जो भी हम करते हैं, ये अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके होते हैं सोचने के। तो ये सब तरीके हैं, उनको इन्होंने क्या कहा, सामाजिक तथ्य कहा है। जैसे हिंदुओं के अंदर विवाह की एक अलग प्रणाली है, मुस्लिम समुदाय है उसमें अलग प्रणाली है, सिख है उनमें अलग है, जैन है उनमें अलग है। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं, विवाह संपूर्ण कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शादी किस में की जा सकती है, हम अनुभव कर रहे हैं कुछ भी कि अल्लाह होता है, ईश्वर होता है, वाहेगुरु होता है, ईसा मसीह होता है, जो भी हम सोचते हैं, इन सब के तरीके हैं, उनको सामाजिक तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उन सब को सामाजिक तथ्य कहते हैं। और ये व्यक्ति के लिए बाध्यकारी और बाह्य होते हैं। क्या होते हैं, बाध्यकारी और बाह्य होते हैं। बाध्यकारी यानी अनिवार्य रूप से लागू होता है, अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, हम ये दबाव डालते हैं। और ये बाह्य होते हैं, बाह्य मतलब एक व्यक्ति इनको नहीं बदल सकता, ये अपने से बाहर होते हैं। अगर हम नहीं थे और हम नहीं रहेंगे तब भी सामाजिक व्यवस्था रहेगी, सामाजिक तथ्य रहेंगे। तो यानी एक व्यक्ति से बाहर इनका अस्तित्व होता है और एक व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। हमें समाज के नियम मानने ही पड़ेंगे। अब आपको जॉब चाहिए तो सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी नीति है, उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, बाध्यकारी होते हैं और बाह्य होते हैं। और एक विशेषता इनकी बताई गई थी, ये सामान्य होते हैं। तीन विशेषताएं बताई थी, बाध्यकारी और बाह्य और सामान्य। तो इस प्रकार से समाज है वो व्यक्ति पे दबाव डालता है। और सामाजिक तथ्यों के इन्होंने दो प्रकार बताए थे। सामाजिक तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो जो सामाजिक तथ्य समाज की एकता को बनाए रखते हैं वो सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं, और जो समाज की एकता को भंग करते हैं। अब यहाँ पे जो इमाइल दुर्खिम है वो एक नई बात बोलते हैं कि सामाजिक तथ्य वो व्याधिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कि अपराध। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में ये दोनों प्रकार के होते हैं। ऐसा पूर्णतः कोई समाज नहीं होता है जहां पे केवल सामान्य सामाजिक तथ्य हो। अपराध अनिवार्य रूप से हर समाज की विशेषता है, उनको कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे है सामूहिक चेतना। तो सामूहिक चेतना की अवधारणा इन्होंने द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन में की थी 1912 के अंदर। ये पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन 1912 के अंदर ये इनकी पुस्तक आई थी।
और ये इनकी अंतिम पुस्तक मानी जाती है। और इनमें इन्होंने सामूहिक चेतना की बात कही थी कि सामूहिक चेतना किसी विषय को लेकर एक विश्वास है जो समाज के अधिकांश सदस्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। नोट कर लेना सामूहिक चेतना। अब मैं थीम की बात कर रहा था ना, आप सामूहिक चेतना का समझते ही समझ जाओगे कि ये बात कौन कह सकता है। तो किसी एक विषय को लेकर एक विश्वास है जो समाज के अधिकांश सदस्यों में पाया जाता है, यानी समाज के अधिकांश लोग एक जैसा सोचते हैं, यही सामूहिक चेतना है। और ये चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन को क्या बताया था? टोटमवाद को बताया था। क्या बताया था? टोटमवाद को बताया था। तो ये तो हो गया अपना इमाइल दुर्खिम। अब एक थिंकर हमारे और बच गए हैं। इन सब की डिटेल के अंदर क्लासें हैं वो मैं लगा चुका हूं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को रखा है, फैक्चुअल चीज़ें कम रखी है। अगर आपको फैक्चुअल चीज़ें चाहिए तो इन तीनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी लिख दूंगा, वहाँ से आप इनकी डिटेल क्लास भी पढ़ सकते हैं। डिटेल का मतलब वहाँ पे मैंने फैक्ट रखे हैं, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट रखा है। तो अंतिम हमारे विचारक हैं इस क्लास के, वो हैं मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का जन्म है वो 21 अप्रैल 1864 को हुआ। अब क्या होता है, ये देश और ये ईयर आपको याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन विद्वानों का, इन विचारकों का काल अनुक्रम बताइए। 4-5 दिए होंगे और आपको इनको क्रम से सेट करना होगा। तो मैं पूछूं कि निम्नलिखित विचारकों का काल अनुक्रम बताइए, 4 ऑप्शन दूंगा और उनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फिर हम देखेंगे 1818 मार्क्स, 1857 दुर्खिम और 1864 मैक्स वेबर। तो इस प्रकार से ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। कौन सा देश किस देश से, कई बार आ जाता है कि सुमेलित कीजिए, तो ये विचारक है, ये किस देश में इनका जन्म हुआ है। तो वेबर को हम सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, शक्ति और सत्ता पे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। और इनका दूसरा जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण, युक्ति संगत प्रक्रिया, युक्ति संगत प्रक्रिया, तार्किक क्रिया। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र एवं सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र एवं सामाजिक क्रिया, तो इनको इन्होंने रखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक के तौर पे हम किसको जानते हैं? मैक्स वेबर को जानते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। क्या है? सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। और जो समाजशास्त्र है वो प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है। दुर्खिम, मैक्स वेबर और मार्क्स, इन तीनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। वेबर क्या है? वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। दुर्खिम है वो क्या करते हैं? सामूहिकता की बात करते हैं और समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। लेकिन मैक्स वेबर ऐसा नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, उससे इसमें भिन्नता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को विशेष तौर से कहा और इनकी जो परिभाषा है वो क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये परिभाषा मैक्स वेबर की है। सामाजिक क्रियाएं क्या होती है और व्याख्यात्मक बोध क्या होता है? तो समझना, सामाजिक क्रिया वह होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होती है या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए की जाती है। यानी सामाजिक क्रिया में सभी मानवीय व्यवहार होते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं, जो अर्थपूर्ण होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो अर्थपूर्ण है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई एकांत में व्यक्ति नाच लिया, मन में आया उसको नाच लिया, ना तो वो किसी से प्रभावित है ना ही वो किसी को प्रभावित कर रहा है, वैसे ही उसने अपना कार्य शुरू कर दिया, तो वो क्रिया क्या है? अर्थहीन क्रिया है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया में वे मानवीय व्यवहार है जो अर्थपूर्ण है।
जो या तो किसी से प्रभावित होते हैं या किसी को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। और समाजशास्त्री का उद्देश्य क्या है? ये कहते हैं समाजशास्त्र का उद्देश्य, समाजशास्त्री का उद्देश्य इन क्रियाओं को समझना है, इन क्रियाओं के अर्थ को समझना है। ये जो व्याख्यात्मक बात की जा रही है ना, व्याख्यात्मक समझ क्या है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र क्या है? तो ये होता है कि कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया के अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? व्याख्यात्मक बोध, व्याख्यात्मक समझ। और जर्मन भाषा का शब्द है वर्स्टेहन, इसको हम समझ कहते हैं। जर्मन भाषा का ये शब्दावली है, कई बार है वो पूछी गई है। तो व्याख्यात्मक बोध, समझ या वर्स्टेहन है वो जरूरी है। अब क्या होता है, वर्स्टेहन क्या जरूरी है? इसके लिए उन्होंने बात कही समानुभूति, समान अनुभूति, यानी जो कर्ता, जो एक्टर है, जो कार्य कर रहा है, वो कार्य करने के लिए उसका अर्थ क्या है, उस अर्थ को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। उस अर्थ को जानना महत्वपूर्ण है। यानी जो करता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि सामाजिक क्रिया का जो अर्थ है, अब उस अर्थ को कौन तय करता है कि उसका अर्थ क्या है? उसको जो कर्ता अर्थ प्रदान कर रहा है, तो उसी अर्थ को हमें समझना चाहिए। मैंने आपको कुछ कहा और आपने कुछ और समझ लिया, भिन्न समझ लिया, तो ये व्याख्यात्मक बोध नहीं है। व्याख्यात्मक बोध क्या होगा? जब मैं जिस बात को कह रहा हूं, जिस संदर्भ में कह रहा हूं, उसी संदर्भ में आप समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक यहां पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि घर पे शादी थी और मुझे कहा गया था कि मटर लाना है। क्या लाना है? मटर। जो भी हलवाई था उसने कहा, जो खाना बनाने वाला था, कि आप मार्केट से है वो 10 केजी मटर ले आना, कल पार्टी है और हम मटर और उसकी मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे। उससे पहले क्या हुआ कि मैंने लगभग 10 दिन पहले जो मटर के सूखे दाने होते हैं ना, मटर के सूखे दाने जिनको हम बोते हैं, तो वो मैंने भूनकर खाए थे। तो मेरे लिए क्या हो गया, मटर के जो भुने दाने थे, मैं उसको समझ गया कि वो लाना है, और मैं 10 किलो वो मटर के दाने ले आया। और जब सुबह जब उसने चेक किए तो उसने कहा कि मैंने मटर लाने के लिए कहा था। मैंने क्या कहा कि मैं मटर ही लाया हूं। तो उसने कहा कि ये मटर नहीं लानी है, उसको बोलते हैं सफल मटर। क्या बोलते हैं? सफल मटर, कच्ची मटर। क्या होता है, उस समय मटर का मौसम नहीं था, लेकिन बाहर से आती है, तो वो क्या होगा, सफल मटर उसको बोलते हैं। तो क्या हो गया, उसका अर्थ कुछ और था और मैं कुछ और समझा, तो ये भिन्न भिन्न हो गया ना। तो व्याख्यात्मक बोध क्या है कि जिस अर्थ में कर्ता ने बात कही उसी अर्थ को समझना। इसके लिए वस्तुनिष्ठता और मूल्य तटस्थता का होना बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र एक मूल्य तटस्थ समाज है, विज्ञान है, समाज विज्ञान है। ये किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा। क्योंकि जब हमारे अलग अलग मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के हिसाब से हम चीज़ों का अवलोकन करते हैं, जैसे भारत के अंदर किसी महिला का अगर तलाक हो गया है तो बहुत बुरा समझा जाएगा, और अगर वेस्टर्न में होता है तो हो सकता है उसको शुभ भी मान लिया जाए कि हाँ ठीक है, उसे पिंड है वो छुड़ा, वो क्या बोलते हैं अपने देसी भाषा में, जो भी अलग अलग स्थानों पे बोलते हैं, तो वो हो गया ना वो। तो इस प्रकार से संस्कृति के हिसाब से चीज़ों को समझना बोध होता है, और इसके लिए हमें मूल्य तटस्थता या वस्तुनिष्ठता का होना जरूरी है। अब ये एक और अवधारणा देते हैं, एक तो व्याख्यात्मक बोध होगी और एक देते हैं आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप एक समाजशास्त्र के लिए पद्धति शास्त्रीय उपकरण है, पद्धति शास्त्रीय उपकरण है, एक मॉडल है। मॉडल को हम जानते हैं ना, मॉडल भी किसी ताजमहल का मॉडल बनाया तो वो हूबहू किसके जैसा लगता है? ताजमहल के जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ताजमहल नहीं है, केवल उसका मॉडल है। और उसकी ताजमहल की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन सब को क्या करता है? रेखांकित करता है। इसी प्रकार से सामाजिक क्रिया है, नौकरशाही है, इन सब को हम आदर्श प्रारूप के जरिए इनका अध्ययन कर सकते हैं। भी एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श बहू कैसी होगी, एक आदर्श पति कैसा होगा। तो एक है मॉडल पेश करते हैं और इसके हिसाब से हम तुलना करते हैं। तो जो आदर्श
प्रारूप है वो क्या है? तुलनात्मक है। क्या है? तुलनात्मक है। अनिवार्य रूप से क्या है? तुलनात्मक है। तुलना करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है और इससे हम सामाजिक घटनाओं को समझ सकते हैं, समाज का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इन्होंने जो शक्ति और सत्ता का, धर्म का, नौकरशाही का अध्ययन किया है वो सब इस आदर्श प्रारूप के तहत ही किया है। आइडियल जो डिजाइन है उसके तहत ही किया है। तो इनके जो 2-3 मुख्य मुख्य सिद्धांत है उनको हम समझ लेते हैं। एक है प्रोटेस्टेंट विचारधारा और पूंजीवाद का उदय। ये इनकी पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी प्रोटेस्टेंट इथिक्स, उसमें कैल्विनवाद है और ये एक ईसाई संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट जो आधुनिक विचारों के लिए जाना जाता है, और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का उदय क्यों हुआ इसके पीछे ये वेबर है। ये 1904 के अंदर ये पुस्तक आई थी और इसमें इन्होंने धर्म को मुख्य रूप से जिम्मेवार माना है और इन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद है उसके उदय के लिए लोगों की विचारधाराएं महत्वपूर्ण हैं। अब ये मार्क्स से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मार्क्स ने क्या कहा कि आर्थिक संसाधनों से भौतिक संसाधनों से या आर्थिक संसाधनों से सामाजिक विचारों को चेंज किया जा सकता है। और वेबर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विचारों से आर्थिक व्यवस्था को बदला जा सकता है। विचार महत्वपूर्ण है और वो कहते हैं कि विचार कुछ नहीं है, वो तो आर्थिक गतिविधियों के पीछे पीछे चलते हैं। तो इसमें इन्होंने दुनिया के 6 प्रमुख धर्मों का उपयोग किया था। मैं एक अलग से मैंने इस पर क्लास लगा रखी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा तो वहाँ आप उसको पूरी डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। टाइम है वो काफ़ी हो गया है। और ये कहते हैं कि अन्य धर्मों के अंदर वो चीज़ें नहीं थी जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के अंदर थी, जैसे कि काम ही पूजा है, इस दुनिया में ही स्वर्ग है, इससे बाहर कोई स्वर्ग नहीं है। तो और धन को एकत्रित करना, दूसरा जो संप्रदाय है वो क्या कहते हैं कि धन एकत्रित करना पाप है, ब्याज पे पैसा देना पाप है, पुनर्जन्म अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो पाप लगेगा, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये बातें कही थी। हिंदू धर्म क्या कहता है? संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जितना मिल गया उतने में खुश रहो, भाग्यवाद को मानता है। इस्लाम क्या कहता है कि ब्याज पे पैसा देना पाप है। तो इन चीज़ों से पूंजीवाद नहीं आता है। पूंजीवाद किन से आता है? जब धन को एकत्रित किया जाता है, अधिक काम किया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इन्होंने पूंजी और कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। इस वजह से क्या है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के कारण पूंजीवाद का उदय हुआ और जहां जहां इस संप्रदाय के लोग थे वहां वहां पूंजीवाद का उदय हुआ, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। और इनकी जो प्रमुख इस पुस्तक में जो बात कही गई है वो है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है मेज से, मेज तंत्र। क्या है? मेज तंत्र। मेजों पे फाइलें होती है और वहाँ पे लोग काम करते हैं और वहीं से शासन चलते हैं। तो इसको इन्होंने नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहा है। यानी प्रत्येक राज्य के अंदर एक संगठन होता है जो प्रशासनिक कार्यों को चलाता है। तो इस प्रशासनिक कार्यों के चलाने वाले सिस्टम को, व्यवस्था को क्या कहा है? क्या कहा है? नौकरशाही की है। क्योंकि सरकारें बदलती रहती है लेकिन नौकरशाही नहीं बदलती है और वही शासन प्रशासन को चलाती है। इसके लिए इन्होंने युक्ति संगत क्रिया को महत्वपूर्ण माना है कि ये सब तार्किक क्रियाओं के द्वारा ही संभव हुआ है। नौकरशाही की विशेषता क्या बताइए कि इसमें पदक्रम होता है, उच्चता और निम्नता का क्रम है वो पाया जाता है। मंत्री होते हैं, या एक हम स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल होता है, फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिर चपरासी, कलरक, इस प्रकार से एक पद अनुक्रम होता है। नौकरशाही में नियम होते हैं वो लिखित होते हैं, मौखिक आदेश नहीं चलते हैं। नौकरशाही में प्रत्येक पद के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, एक निश्चित चयन प्रक्रिया होती है और उसमें योग्यता के आधार पर चयन होता है। अभी आप नौकरशाही के अंग बनने जा रहे हैं। अग्रिम शुभकामनाएं कि आप नौकरशाही के अंग बने और इसके लिए हमें योग्य होना पड़ेगा। निश्चित कार्य होते हैं और उन कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है और इसके लिए वेतन भत्ते दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। अब इस नौकरशाही में अनेक कमियां भी है, जैसे कि ये जो कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं।
तो इसलिए वो काम करना छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि सरकार के जवाई बन जाओ, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत धारणा विकसित हो गई है और कुछ लोग ऐसा करते भी है कि वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करते हैं कि हमें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। ये इनकी जवाबदेही तय नहीं होती, एक दूसरे पे टाल देते हैं। एक पुल बनता है, तुरंत गिर जाता है, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं की जाती है, एक दूसरे पे दोषारोपण करके बच जाते हैं। लिखित नियम अधिक होने के कारण से ये क्या हो जाते हैं, कर्मकांडी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कर्मकांड। जो मर्टन ने बताया ना विचलन के 5 अवस्थाएं, उनमें से एक था कर्मकांड। यानी ये नियमों को तो मानते हैं लेकिन कोई नवाचार नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, नवाचार नहीं करते हैं। और अत्यधिक नियम होने से क्या होता है कि जो फाइल होती है वो 9 दिन में 2.5 कोस चलती है। एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाने के लिए क्या होता है, बहुत समय लगता है। इससे क्या होता है, अनावश्यक देरी होती है और लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। रेड टेपलिज्म यानी रेड टेप, यानी जो फाइलें होती है ना, आपने देखा होगा ऑफिस में जो फाइलें होती है उसमें क्या होता है, रेड पट्टी से बंधी हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही बोलते हैं। यानी कार्य में अनावश्यक देरी होना। इनका जो आदर्श प्रारूप है उसके हिसाब से इन्होंने एक सत्ता का भी रोल मॉडल अध्ययन किया था। तो क्या है, पहले हम शक्ति को समझते हैं। शक्ति क्या होता है, शक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और ऐसी शक्ति जब वैधानिक होती है, यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि एक रास्ते से कोई व्यक्ति गुजर रहा है और कोई एक लठ मार खड़ा हो जाता है कि मैं तेरे को इधर नहीं जाने दूंगा, या तेरे को ये कार्य नहीं करने दूंगा, जमीन पे कब्जा कर लिया, तेरे को ये जमीन नहीं बोने दूंगा, तो वो क्या होता है, शक्ति है। उसने उसके कार्य को प्रभावित कर दिया। लेकिन दूसरा एक पुलिसकर्मी वहां खड़ा हो जाता है कि मैं तेरे को इधर नहीं जाने दूंगा, तो उसकी जो शक्ति है प्रभावित करने की वो क्या है, विधान, वैधानिक है, वेद है। इसको बोलते हैं सत्ता। इसको क्या बोलते हैं, सत्ता, अथॉरिटी बोलते हैं। तो इसके इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। वैधानिक सत्ता यानी जो देश के कानूनों से प्राप्त होती है, जैसे सरकार को है, पुलिस को है, न्यायालय को है, कारागृह को है। परंपरागत सत्ता जो सामाजिक परंपराओं से तय होती है, जैसे एक पिता है, अपने को बोलते हैं, दादा है, वो अपने को कुछ कहते हैं और अपने को उनका कहना मानना पड़ता है। ये सत्ता उनकी परंपरागत सत्ता है। भी घर पहले राजाओं के पास थी, अब घर के मुखियाओं के पास होती है। धीरे धीरे परंपरागत सत्ताओं का पतन होता जा रहा है। चमत्कारिक सत्ता, तो यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से ही दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। शक्ति क्या है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। और कुछ लोगों के पास ऐसी पावर होती है कि वो अपने बातों से ही लोगों को प्रभावित कर देते हैं, लोग उनके पीछे हो जाते हैं और वो उनको बुरा नहीं लगता है, वो बुरे कार्य के नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, अभी महाराष्ट्र के अंदर एक है मराठा आरक्षण के लिए, उनके पीछे लोग हो लिए, गांधी जी के लिए पीछे लोग हो गए, नेशनल मंडेला की हो गई, या कोई भी इस प्रकार धर्मगुरु होते हैं, इन सब के पीछे क्या होती है, चमत्कारिक सत्ता होती है। और इसके बल पे वो क्या करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आने वाली क्लास है वो इंडियन थिंकर्स पे होगी, 3-4 थिंकर्स हैं उसमें। तो ये दोनों ही क्लासें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं प्रयास करूँगा कि उनका समाधान मैं कर सकूँ। ज्ञान अनलिमिटेड होता है, एक समुंदर है, जितना हम पी सकें उतना ही ठीक है, सारा पीना हमारे बस की बात नहीं है। तो मेरे भी ज्ञान की हो सकता है कुछ सीमा हो, लेकिन जितना है मैं अपने आप का सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास है वो करता हूं। आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, तो इससे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अधूरे मन से, अधूरे प्रयास से किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता है। तो आप अधूरे मन से कोई भी कार्य ना करें। पढ़ाई करनी है तो पूरे मन से करिए या छोड़ दीजिए। तो हम अगर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे वो हमारे हाथ में है, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना अपने हाथ में है। लेकिन घर के बोलते ना कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। अभी हम आपके क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। आज मैंने एमसीक्यू नहीं रखे क्योंकि मुझे पता था क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और इतना टाइम है वो नहीं रहता है। 3-4 मिनट का टाइम हो रहा है जिसमें आपके ये कमेंट्स ले लेते हैं। मैं सिर्फ आपका पढ़ाया ही समझती हूँ,
ऐसा नहीं है, प्रत्येक टीचर है वो अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करता है। अब समझ में किसका आता है किसका नहीं आता है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज हो सकता है कभी कभी ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है जो हार्ड वर्ड्स होते हैं या जो अधूरे वर्ड्स होते हैं उनमें उनको पूरा बोलता हूँ। जैसे कारल है तो मैं अधूरा नहीं बोल पाता, पूरा नहीं बोल पाता हूँ, इस वजह से कईयों को अटपटा भी लगता है। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ, तो सब अपने आप से करते हैं प्रयास। अच्छा समझ में आ रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसी प्रकार से अपनी तरफ से प्रयास है वो करता रहूँ। आगे चलना। बिहार पीजीटी सर, समाज के गतिशीलता की डर नियम तो होते हैं करता अधिक, तो यानी थोड़ा सा कमेंट आगे चलना, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अगर है तो। DSSB जूनियर वेलफेयर लेबर इंस्पेक्टर में भी आएगा सर सोशल साइंस? बिल्कुल आता है ये, और उसका सिलेबस में समाजशास्त्र का बहुत बड़ा पार्ट है। आगे चलना। सामाजिक गतिशीलता की ढेर नियम है तो वो वर्ग स्ट्रॉन्ग होता है, जैसा कि दुर्खिम ने कहा, बिल्कुल सही बात है। राजा हरिश्चंद्र की धरती से प्रणाम, रोहतास बिहार से जी, आपको भी नमस्कार। आगे चलना। सर हाइपरगेमी का मतलब अनुलोम विवाह नहीं है, पता था मैंने गलत कर दिया। देखो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें अपने को बिल्कुल क्लियर होती है लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है। मान के चलो 100 क्वेश्चन आप करोगे तो पता होते हुए भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होता है लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं। वो कई बार चीज़ें ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा ना हो। यूट्यूब पे लिया है एग्ज़ाम तक जारी रखना, बिल्कुल कोशिश तो यही है कि एग्ज़ाम तक है वो जारी रखें। आगे चलना। फर्स्ट क्लास है बट आपकी क्लास अच्छी लगी। आगे क्या है? MA सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम था मेरा आज, और सर जी मैं आपकी क्लास के माध्यम से फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास में फर्स्ट रही हूँ। चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी फर्स्ट ही रहें। आगे चलना। हाँ, कूट में क्वेश्चन आजकल आते हैं ना, मैंने कहा ना कि किस देश से किस थिंकर्स का कौन सी अवधारणाएं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़े इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिलेबस करवा दीजिए, पीजीट बीपीएससी का सिलेबस मुझे किसी ने सेंड नहीं किया, इस वजह से मैंने सिर्फ यूट्यूब पे एनसीईआरटी को आधार बना के ये क्लासें वो स्टार्ट की है। आगे चलना। नीरज सर पता नहीं कौन है। आगे चलो। अभिषेक सर, नीरज सर, चलो कोई नहीं, हो गया तो मेरी शुभकामनाएं कि जल्दी ही उनका डेंगू ठीक हो। जो रिलेटेड नहीं है प्लीज़ उनको यहाँ कमेंट मत किया करें। सर आपकी बात सही है, बट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ गया, बीपीएससी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्टडी करें? ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा स्टडी हो जाएगी। 1 महीना तो फिर भी बहुत होता है। आगे लास्ट में चले जाओ, शायद और क्वेश्चन नहीं है। सर बीएड रेगुलर से और पीजी डिस्टेंस से किए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। ठीक है, ये क्लास समाप्त करते हैं। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए थैंक्स फॉर